नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उस पक्ष से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे इतिहास में अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन आजादी के आंदोलन का वह स्वर्णिम अध्याय है जिसने भारतीय जनमानस में एक नवीन चेतना का विकास किया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियों को भी पराजित होना पड़ा, जिसमें गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रतिमानों पर केंद्रित सत्याग्रह की नीति को सफल बनाया और जो महत्व और परिणामों के औचित्य की दृष्टि से संपूर्ण विश्व के पराधीन राष्ट्रों के लिए भी प्रेरणादायी सिद्ध हुई। सर्वप्रथम हम इस आंदोलन की पृष्ठभूमि को जानने से पहले इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की कुछ झलकियां को देखते हैं, जिससे इस आंदोलन की व्यापकता और उसके महत्व को जाना जा सकता है। बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान जहां से महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की। शीघ्र ही यह आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। महात्मा गांधी इस आंदोलन के संदर्भ में प्रमुख नेताओं से चर्चा करते हुए जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने भूमिगत रह के इस आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन के दौरान जनता के द्वारा निकाली जाने वाली प्रभात फेरी, मई 1944 में जेल से रिहा होने के पश्चात महात्मा गांधी द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं से चर्चा करते हुए जी हाँ, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के व्यक्तित्व का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। यद्यपि शांति, प्रेम और अहिंसा के अग्रदूत रहे गांधी जी का संपूर्ण जीवन दर्शन ही मानवता के उच्च आदर्शों पर आधारित रहा है। वे निस्संदेह उन व्यक्तित्वों में से एक हैं जिन्होंने अपने जीवन से प्राप्त यथार्थ ज्ञान एवं अनुभवों को सत्य के प्रयोग नाम से पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है। गांधी जी ने मानव जाति के कल्याण के निहित भारतीय संस्कृति के प्रतीक सत्य और अहिंसा के प्रतिमानों को तत्कालीन भारतीय राजनीति में लागू करते हुए अनेक आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यह एक व्यापक जन आंदोलन था जिसने देश में एक नवीन क्रांति को जन्म दिया। 1930 के दशक में अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसने एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम में एक संघ राज की अवधारणा को रखा गया था, लेकिन यह अधिनियम भी तत्कालीन भारतीय राजनीति को दृष्टिकोण से सही नहीं था और इसलिए एक राष्ट्रवादी आंदोलन के यद्यपि इस अधिनियम में संघ राज की अवधारणा को लागू किया गया था, लेकिन यह अधिनियम भारतीयों की पूर्ण स्वराज की मांग को पूरा नहीं कर सका। इस कारण इस 1935 के शासन अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र कहकर कांग्रेस के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भी ब्रिटिश भारत को सम्मिलित किया गया। तत्कालीन वायसराय ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना ही भारत की ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और भारतीय नेताओं ने इसका तीव्र विरोध किया। 1942 के अंदर कृष्ण मिशन भारत आया, जो भी पूर्ण रूप से असफल रहा। भारतीयों की पूर्ण स्वराज की मांग के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण अब भी अस्पष्ट और निराशापूर्ण था। अंग्रेजी शासन के प्रति भारतीयों में भी निरंतर विरोध की भावनाएं बढ़ती जा रही थी। इस कारण उपरोक्त परिस्थितियों और बदलते राजनीतिक घटनाक्रम ने
गांधी जी को एक बड़े जन आंदोलन के लिए प्रेरित किया। कहते हैं, जब विश्व युद्ध के बादल गरज रहे थे, सांप्रदायिकता के अंगारे छिटके जा रहे थे, अंग्रेजी साम्राज्य भारतीय समाज को टुकड़ों में बांटकर मुट्ठी में कर रहा था, तब महात्मा गांधी जी एक महायुद्ध को रचने में लिए थे। उनके शब्दों में कहें तो ये आजादी के लिए सबसे छोटा, सबसे तेज और सबसे बलिदानी युद्ध होगा। और वह क्रांति पर्व शुरू हो गया जिसे इतिहास के अंदर अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें महात्मा गांधी जी को स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया। उसी रात ग्वालियर टैंक के मैदान में महात्मा गांधी जी ने अपने 70 मिनट के भाषण में जन समुदाय को अपने विचारों और भावनाओं से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इतना आप निश्चित रूप से जान लें कि मैं मंत्रिमंडल पर वायसराय से कोई समझौता करने नहीं जा रहा हूं। संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र, जो मैं आपको देता हूं, उसे आप अपने हृदय के अंदर अंकित कर सकते हैं और अपनी सांस के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वह मंत्र है, करो या मरो। या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। और इससे एक निर्णायक आंदोलन के लिए और इसमें एक निर्णायक आंदोलन के लिए जनता को आह्वान भी किया, जो देश की आजादी के सबसे बड़े जन आंदोलन का मुख्य उद्घोष भी बना, जो एक निर्णायक उद्घोष था कि अंग्रेजों, भारत छोड़ो। 9 अगस्त को सूर्योदय के साथ ही गांधी जी व कांग्रेस कार्य समिति के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। इस समय शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी से यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। ऐसे समय जनता ने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर स्वयं आंदोलन का नेतृत्व किया और यह आंदोलन एक स्वस्फूर्त आंदोलन में परिवर्तित हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन में किसानों, उद्योगपतियों, श्रमिकों और विद्यार्थियों सहित समाज के सभी वर्गों ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस ने इस समय प्रारंभिक चरण में 12 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हड़ताल करने, सार्वजनिक सभाएं करने, नमक बनाने, लगान न देने आदि की बात इसमें कही गई। साथ ही इसमें अहिंसात्मक आंदोलन के ऊपर भी विशेष रूप से बल दिया गया। जन आंदोलन के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में साफ साफ कहा गया था कि एक ऐसा समय भी आ सकता है जब निर्देश जारी करना संभव न हो या निर्देश लोगों तक पहुंच न सके। अगर ऐसा होता है तो आंदोलनकारियों को जारी किए गए निर्देशों का अपने काम के अनुसार वे स्वयं फैसला ले सकते, जैसे कि आशंका भी थी वैसा हुआ भी। अधिकांश बड़े नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद भी भारतीयों ने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इससे यह पता भी चलता है कि इस आंदोलन में स्वस्फूर्ता की मात्रा अन्य आंदोलन की तुलना में बहुत ही ज्यादा थी। एक नवीन शोध चंद्र मित्र के अनुसार यूपी व बिहार, जहां कांग्रेस संगठन सबसे मजबूत था, वहीं सबसे अधिक प्रतिरोध भी देखने को मिलता है। अगर हम इस आंदोलन की प्रगति के संदर्भ में बात करें तो इस आंदोलन के मुख्य रूप से 3 चरण रहे हैं। प्रथम चरण, जो कि आंदोलन के 8 अगस्त 1942 से शुरू होता है, इसमें गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात यह आंदोलन भारी और हिंसक रूप इसने ले लिया, जिसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा शीघ्र ही कुचल दिया गया। इस आंदोलन के दौरान प्रथम चरण में हड़तालें और सेना की पुलिस की झड़पें जो मुख्य रूप से इसके अंदर सम्मिलित थी। इस समय अहमदाबाद के कारखानों लगभग 3.5 महीने तक बंद रहे। वहीं बंबई और जमशेदपुर में भी 13 महीने तक जो है कारखाने बंद रहे हैं। द्वितीय चरण, इस चरण के अंदर का जो नेतृत्व है वो विद्यार्थी और किसान वर्ग के द्वारा किया गया। इस समय अनेक स्थानों पर समांतर सरकारों की भी स्थापना हुई, जिसके अंदर प्रथम जो समांतर सरकार स्थापित की गई वो बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में की गई। दूसरी समांतर सरकार मैदानपुर बंगाल के तामलुक के अंदर स्थापित हुई थी। और तीसरी जो सरकार स्थापित की गई वो सतारा महाराष्ट्र के अंदर जो है ये तीसरी समांतर सरकार स्थापित की गई। इस द्वितीय चरण के अंदर इन समांतर सरकारों के द्वारा तेजी से राहत कार्य भी शुरू किए गए और सशस्त्र विद्युत वाहिनी और लोक अदालतों की स्थापना इस दौरान की गई। सतारा में जन अदालतें, शराबबंदी, गांधी विवाह
और अछूतों को आमंत्रण और पुस्तकालय भी इस चरण के अंदर खोले गए। तीसरे चरण के अंदर यह सबसे लंबा और शांत चरण इसे माना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें शिक्षित युवा वर्ग के द्वारा अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में निरंतर भाग लिया गया। संचार के साधनों में पुलिस और सेना के ऊपर भी इस समय हमले किए गए। इस समय मुख्य रूप से छापामार युद्ध शैली अपनाई गई। गांधी जी के प्रभाव के कारण इस समय कारखानों में पूंजी और श्रम के बीच भी सौहार्दपूर्ण संबंध थे। मिल मालिक अपने कामगारों की गैर हाजिरी पे इस समय जो है मुख्य रूप से नाराज नहीं होते थे। तो इस आंदोलन की प्रगति की दृष्टि से इस आंदोलन के 3 चरण रहे हैं और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम इस आंदोलन की महत्व परिणामों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। धन्यवाद।